Now, welcome to TechCS Engineering. हेलो व्यूअर्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं जेंगो फ्रेमवर्क पर इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स, है ना। इसमें आप सभी लोग देखेंगे, जैसे हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस किया था। उनमें जो क्वेश्चंस बने थे उनके आधार पर हमने ये वीडियो क्रिएट किया है आपके लिए, और आप लोग इस वीडियो में उन्हीं सब क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे उन सब क्वेश्चंस के आंसर आप इंटरव्यूअर के सामने दे सकते हैं और उन क्वेश्चंस में किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स दे रही हूँ जेंगो का, लेकिन इसमें आपको एक इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, जैसा कि आपको चैनल के नेम से भी समझ आ रहा होगा कि TechCS इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स करके, है ना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का मेरा यही एक लॉजिक व्यू है कि मैं आपको जितना हो सके उतना इंटरव्यूज में हेल्प करा सकूं, आपके इंटरव्यूज क्रैक करा सकूं। ओके, तो इसमें जेंगो फ्रेमवर्क में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। उन 10 क्वेश्चंस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं। ओके, वो 10 क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। पहला है व्हाट इज बग्स, कॉजेज ऑफ बग्स, जैसे कि बग्स निकला था उसमें एक, है ना, मिस कैलकुलेशन है, बग्स है, एरर है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें निकले थे टॉपिक्स, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है एमबीसी एमबीटी निकला था, तो एमबीसी एमबीटी मैंने वहां पर डिस्कस कर चुके थे। तो उसका जो डिफरेंसेस था, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था उस वीडियो में कि डिफरेंस बिटवीन एमबीसी और एमबीटी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने ये उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो वो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है, इसे ही मैंने आपके लिए अपलोड किया है। ओके, सो एमबीसी एमबीटी का डिफरेंस है। ओके, देन उसमें हमने ये भी बताया था कि जेंगो को यूज करने के लिए आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो वो लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है। तो उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आ सके। एक्चुअली इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको HTML इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, वेब डेवलपर में जैसे आप PHP का भी इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो PHP में भी होता है, पाइथन में भी होता है, और आप जैसे जावा यूज करेंगे तो उसमें भी यूज होगा, क्योंकि फ्रंट एंड जो पार्ट है उसके ऊपर है। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आया था उसमें फ्रंट एंड पार्ट और बैक एंड पार्ट जो कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर था, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे आपको, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपके ये हैं, कुछ 10 क्वेश्चंस ये हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर भी कॉम्बिनेशनल कोर्स बनाया था कि उसमें सी में, C++ में, सी हैज में, जावा में, पाइथन में क्या क्या कॉम्बिनेशनल कोर्स था पूरा वो मेरा, जिसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं, कैसे आप उनमें क्या वर्क कर सकते हैं, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट लेना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप फॉर लूप चलाएंगे, कैसे व्हाइल लूप चलाएंगे, डू व्हाइल लूप चलाएंगे। बिगनर टू एडवांस में इसमें प्रोग्रामिंग कोर्स का ट्यूटोरियल दे रही हूँ, इसलिए मैंने उसमें बिगिनर से स्टार्ट किया है कि जिन बच्चों को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखनी है तो उनके लिए मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया है। ओके, और ये कोर्स मेरा पूरा जेंगो का है, जो कि ये भी पूरा स्टार्टिंग से है, लेकिन इसमें मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रही हूँ। जैसे मैंने जेंगो का फर्स्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट दिया, सेकेंड वीडियो बनाया जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया उस थ्योरेटिकल पार्ट के बेसिस पर। अब जो मैंने थर्ड वीडियो जो बनाया है आपके लिए, इसमें मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाया था उसके बेसिस पर आपके ये ऑल ऑफ 10 क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए हैं। ओके, so this is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn coding or who wants to learn improve our Django skills. Okay, ये जो प्लेलिस्ट है वो Django skills के ऊपर है कि Django skills जिसको अपनी इम्प्रूव करनी है और इसका जो जिसको इंटरव्यू क्रैक करना है उसके लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड, आपको लैंग्वेज और कोडिंग से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन आंसर्स और हर एक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। ओके, नाउ स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है। और आपको वीडियो में एक क्वेश्चन भी अगर याद हो जाता है और आपके इंटरव्यू में हेल्प हो जाती है मेरे किसी क्वेश्चन से, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी वो क्वेश्चन क्रैक हो सके इंटरव्यू में। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडेज सेशन। व्हाट इज बग्स? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट इज बग्स? ओके, बग्स में हम क्या क्या बात करने वाले हैं? एक मिसकैलकुलेशन है, एरर है और बग्स है। तो बग्स, मिसकैलकुलेशन और एरर, तीनों में डिफरेंस क्या है? मिसकैलकुलेशन और बग्स और एरर, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया, अब प्रोजेक्ट आपका रन नहीं हो रहा है या फिर कोई भी इंडेंटेशन एरर है या कोई एरर है, तो एरर का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम रन या कंपाइलेशन टाइम पर दिक्कत दे रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम रन तो हो रहा है पर उसका पर्टिकुलर फीचर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे बग्स। ओके, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने स्ट्रिंग लेना था आपको और आपने ले दिया कमेंट, राइट? तो आपको प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन उसमें कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्योंकि आपको वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी थी लेकिन वो डिस्प्ले ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने उसमें ट्रिपल कोटेशन में लिख दिया, यानी मल्टी लाइन कमेंट के फॉर्म में लिख दिया, जबकि आपको लिखना था सिंगल या डबल कोटेशन में। तो ऐसे ही काफी सारे बग्स और एरर्स में डिफरेंसेस होते हैं। बात करते हैं बग्स होता क्या है। ओके, नाउ a bug is an unexpected problem with software और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, जैसे हमने कुछ बनाया और वो फीचर उसका वर्क नहीं किया। जैसे आपने यूट्यूब लिया, यूट्यूब में आपका प्ले पॉज वाला बटन है, आप उसको क्लिक कर रहे हैं लेकिन ना तो प्ले हो रहा है ना पॉज हो रहा है, या प्ले हो रहा है ओनली, प्ले के बाद में पॉज नहीं हो रहा है, या फिर पॉज हो रहा है प्ले नहीं हो रहा है। दिस इज अ बग्स, क्योंकि आपको प्रोग्राम तो रन करेगा कि यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, आपने यूट्यूब का एक सॉफ्टवेयर बनाया पूरा, उस पर वीडियो तो चल रही है लेकिन आपका जो प्ले बटन है वो वर्क ही नहीं कर रहा है सही से, तो उससे बोल देंगे एक बग आ गया उसमें। ओके, टाइपिकल प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। टाइपिकल प्रॉब्लम आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस विद द प्रोग्राम परफॉर्मेंस दैट वाज नॉट एंटीसेप्टेड बाय द डेवलपर, यानी कि डेवलपर का उस पर कई बार फोकस नहीं जा पाता है, यानी डेवलपर को पता नहीं होता है ऐसी परफॉर्मेंस, प्रोग्रामर्स की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस, जैसे कि प्ले पोज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक्सटर्नल इंटरफेस, यानी रिजल्ट तो आया, प्रोग्राम चला तो, लेकिन उसके बाद में उसका जो रिजल्ट था यानी वर्क जो था वो वर्क प्रॉपर नहीं था उस प्रोग्राम का, राइट? तो ये टाइपिकल प्रॉब्लम्स में आ जाती है, यानी ये ही बग्स में आती हैं, है ना? जैसे कि इसमें मैंने और भी लिया है, जैसे फ्रोजन स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन का ब्लिंक होना, या फिर कास्टेड स्क्रीन्स जो होती हैं, है ना, वो प्रॉब्लम जो होती है। अनएक्सप्लेन्ड एरर मैसेजेस, जैसे बार बार एरर मैसेज दे रहा है, आपने कोई फीचर वर्क कराना है, लाइक बटन वर्क कराना है, तो लाइक में एरर दे रहा है, या फिर लाइक में नीचे लाइक बटन ही नहीं आ रहा है और लाइक लिख के आ रहा है, या फिर लाइक बटन आ रहा है और नीचे लाइक लिख कर नहीं आ रहा, आपको लिखा हुआ चाहिए, और नीचे अगर लाइक की स्पेलिंग मिसप्रिंट है तो ये भी एक बग्स के फॉर्म में ही होता है ना। दैट डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट यूजेस। ओके, जैसा कि वो अफेक्ट भी तो कर रहा है, क्योंकि लाइक की स्पेलिंग इधर उधर होगी तो आपको अलग ही समझ में आएगी, LKEI हो जाए या LIK हो जाए, ई मिसिंग हो या कुछ भी मिसिंग हो, तो मतलब वो एक अलग मीनिंग दे देगा ना। तो वही है, बग्स का मतलब यही होता है कि आपने जब प्रोग्राम बनाया, आपका प्रोग्राम पर्टिकुलर रन तो कर रहा है लेकिन उसको रन करने के बाद में जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसकी, वो वर्किंग परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, उसे ही हम बग्स कहते हैं।
और एरर उसे कहते हैं जब आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर होती है। जैसे आपने वेरिएबल नेम लिया, अब वेरिएबल नेम में क्या है, वेरिएबल नेम जो है नंबर से और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं किया जाता और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, तो वो आपके सिस्टम में एरर आएगी, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, जिससे आपका जो वेरिएबल नेम है वो बताएगा कि या तो वेरिएबल नेम में एरर है, या कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, कैन नॉट स्टार्ट विद सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, ऐसे करके एरर जो आती है तो वो हो गई एरर। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम रन होने से पहले आपको एरर दे देगा कि ये एरर्स आ रही हैं, लेकिन प्रोग्राम रन हो रहा है पर्टिकुलर, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर फीचर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बग्स। ओके, और मिस कैलकुलेशन का मतलब भी वही होता है, जैसे मिस कॉन्सेप्ट होना, कैलकुलेशन मिस कॉन्सेप्ट। आपने कोई मैथ का फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे हम मिस कैलकुलेशन कहेंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ बग्स। बग्स किन किन रीजन से आ सकता है ये देखते हैं। मोस्ट कंप्यूटर बग्स आर ड्यू टू ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर्स जो होती हैं उनके कारण भी बग्स ज्यादातर आते हैं, है ना। कि कई बार जैसे मैंने बताया भी था आपको कि कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट में अगर स्ट्रिंग लिखना है आपको, हम आपने मल्टीलाइन कमेंट लिख दिया तो मल्टीलाइन कमेंट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम भी चल ही जाएगा, तो वो भी एक एरर ही हो गई, है ना। मतलब बग से हो गया, एरर नहीं हुई क्योंकि एरर तो उसमें नहीं जनरेट करेगा, पर बग्स आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी क्या प्रॉब्लम है, तो दिस इज अ बग्स। ओके, वेरियस रीजन कॉजेज द अकरेंस ऑफ अ कंप्यूटर बग। काफी सारे रीजंस होते हैं कंप्यूटर में बग्स आने के, जैसे कि मिस्टेक्स मेड इन आइदर द प्रोग्राम डिजाइन और सोर्स कोड। सोर्स कोड और प्रोग्राम्स को डिजाइन करने में, बनाने में मिस्टेक्स होना। जैसा मैंने अभी आपको वो एग्जांपल तो दिया था, ट्रिपल कोटेशन वाला और सिंगल कोटेशन वाला, स्ट्रिंग वाला, राइट। तो आपका प्रोग्राम तो रन करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन आपकी मिस स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं, या कोई बटन जो है आपने पर्टिकुलर प्लेस की जगह इधर उधर लगा दिया है, तो वो भी एक बग के फॉर्म में ही होता है। या आपका जो बटन है वो पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहा है, आपको जो वर्क कराना था उसमें आधा ही वर्क कर रहा है, आप वो उसमें, तो वो भी हो जाता है ना। और बाय द यूज ऑफ इनकरेक्ट कोड, by the use of incorrect code by the software developer। इनकरेक्ट कोड, जैसा कि वो बताया मैंने कि आपको बटन कहीं लगाना था, लगा कहीं दिया, आपको 10 बटन लगाने थे, उसमें से एक बटन आपका कहीं की कहीं लग गया, तो आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, इनकरेक्ट कोड हो जाएगा फिर उसमें, क्योंकि उस कोड, उस बटन के लिए भी तो अलग से कोड लिखना पड़ेगा, तो इनकरेक्ट कोड ही हो गया ना एक तरह से, कि उस बटन को बनाना है, तो वही है ना। द एक्सपर्ट्स से इवन नाउ डेज, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस समय, कि देयर इज नो बग फ्री प्रोग्राम, कि इस समय आप कोई भी बग फ्री प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, मतलब बनते नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बन पाते हैं, बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव कर करके बग फ्री प्रोग्राम बन जाता है। ओके, डिस्पाइट द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के वजह से हम उसको डिस्पाइट करके बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो थोड़ी सी मिस्टेक्स, मिसप्रिंट्स, एरर्स, बग्स, मिसकैलकुलेशंस वगैरह प्रोग्राम में आ ही जाते हैं, लेकिन हम जब उसमें देखते हैं, स्टडी करते हैं, उस प्रोग्राम को समझते हैं, तो उसमें उन बग्स को भी हम करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यही रीजन है, कॉजेज है कि बग्स का क्या रीजन हो सकता है, या तो उसमें कोई कोड इधर उधर लिख जाए, या फिर कोई बटन इधर उधर बन जाए, या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, या फिर ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे मैंने इसमें आपको बता भी दिया ह्यूमन एरर्स। तो ह्यूमन एरर्स में तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कोड में होता है कि काफी बार रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन हमको उसमें प्रोग्राम में एरर नहीं मिलती है, और एरर होती है कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क ही नहीं कर रहा है। वो किसी भी वजह से कर सकता है, वो जिस भी वजह से वर्क नहीं कर रहा है वो भी हमारे प्रोग्राम में बग्स ही है, आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट MBC MBT डिफरेंस।
एमबीसी और एमबीटी को मैं उस वीडियो में समझा चुकी हूं, आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ओके, सेकंड लास्ट जो मेरा वीडियो था। नाउ देखते हैं एमबीसी और एमबीटी में क्या डिफरेंसेस हैं। एमबीसी में पहला डिफरेंस है, एमबीसी हैज कंट्रोलर दैट डिराइव्स बोथ मॉडल एंड व्यू। एमबीसी क्या है? कंट्रोलर है। एमबीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास क्या है? कंट्रोलर ड्राइव्स यानी बना के पास है ड्राइव्स। मॉडल और व्यू दो चीजों को कंट्रोलर बनाता है, यानी कि उनको हैंडल करता है, मॉडल्स को भी व्यू को भी, कैसे हमको मॉडल और व्यू दोनों को हैंडल करना है। ओके, एमबीटी हैज व्यू फॉर रिसीविंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिटर्निंग एचटीटीपी रेफरेंस। एक्चुअली एमबीसी के सर्वर साइड पे वर्क करता है और ये क्या है? फ्रंट एंड साइड पे वर्क करता है। एमबीसी का वर्क होता है बैक एंड टाइम पे और एमबीटी का वर्क होता है फ्रंट एंड टाइम पे। अब जैसे एमबीसी का जो वर्क है वो मॉडल और व्यू को हैंडल करना है कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजी। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उस रिक्वेस्ट को देखना एमबीटी का काम है और उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स देना भी एमबीटी का काम है। और उसके बाद में जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो एमबीसी उसको कलेक्ट करके उसको जो अनदर यूजर है उसको प्रोवाइड करे। जैसे आपने फेसबुक पे एक मैसेज भेजा, तो आपने मैसेज भेजा, उसके बाद में आपका मैसेज जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर लेगा और उसको देखेगा। उसके बाद में एमबीटी उससे उस रिक्वेस्ट को लेगा। एचटीटीपी रिक्वेस्ट तो एमबीटी लेगा ना, तो वो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है मैसेज सेंड करने की, तो वो एमबीटी के पास आएगी। एमबीटी उस रिक्वेस्ट को उधर देगा। उस रिक्वेस्ट के आधार पर जो भी उसको रिस्पॉन्स देना होगा वो रिस्पॉन्स या तो आपको देगा और उधर आपको एमबीसी जो है इसके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करके दोनों यूजर्स को, जैसे आपका मैसेज है तो दूसरे यूजर को भेजना है तो वो उसको मैसेज भेज देगा रिस्पॉन्स फॉर्म में। ओके, तो ये भी एक एमबीसी एमबीटी का डिफरेंस है ना। व्यू टेल्स, एमबीसी में क्या है? व्यू टेल्स हाउ द यूजर डेटा विल बी प्रेजेंटेड। व्यू क्या कहता है कि डेटा किस तरह से प्रेजेंट करना है ये देखता है ना। और इसमें टेम्पलेट क्या करता है? टेम्पलेट आर यूज्ड इन एमबीटी फॉर द पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। कि आपने जैसे किसी को मैसेज भेजा, तो अब मैसेज का पर्पस क्या है कि हमको सामने वाले को दिखाना है कि भाई ये चीज, ये कार्य कराना है हमको तुमसे, तो वो मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड करना। तो ये पर्पस हो गया, फॉरवर्ड एक पर्पस हो गया। ओके, थर्ड देखते हैं, इन एमबीसी we have to write all control specific code। एमबीसी में जो भी स्पेसिफिक कोड लिखे होते हैं उन सभी को एमबीसी में कंट्रोल किया जाता है। जो भी स्पेसिफिक कोड we have to write, यानी जो भी हम लिखते हैं कोड्स को, उन सभी कोड्स को एमबीसी कंट्रोल करके रखता है। ओके, और एमबीटी क्या कहता है? कंट्रोलर पार्ट इज मैनेज्ड बाय अ फ्रेमवर्क इटसेल्फ। मतलब एमबीटी में जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो फ्रेमवर्क्स अपने आप ही वर्क करते हैं। जैसे एमबीसी क्या हो गया? पीएचपी पार्ट समझ के चलो आप, और एमबीटी हो गया अपना जेंगो पार्ट जिसमें फ्रेमवर्क है, राइट। तो फ्रेमवर्क में ऑटो बने बनाई है आपका, जैसे ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, स्केलेबल है, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से काफी सारे फीचर्स जो हैं उसमें फ्रेमवर्क में, जेंगो फ्रेमवर्क में आपके, तो उस हिसाब से यानी कंट्रोलर पार्ट जो पूरा है वो उसका फ्रेमवर्क हैंडल कर लेता है एमबीटी में, ठीक है। चौथा है हाईली कपल्ड, इधर लूजली कपल्ड है। इसमें टाइटली कपल्ड होता है यानी एक दूसरे से कनेक्टेड। इधर लूजली है कि इसमें कैसे भी, इसमें लूजली है यानी कि कैसे भी ये इधर उधर मूव करे, लेकिन इसमें सिक्योरिटी इशू ना के बराबर आता है, इसलिए ये लूजली कपल्ड है। उसमें सिक्योरिटी इशूज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये विदाउट फ्रेमवर्क से, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना होगा, जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको, राइट। इसलिए ये टाइटली कवर्ड बोला जाता है या हाईली कवर्ड बोला जाता है एमबीसी। और एमबीटी लूजली कवर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी इशूज इतने नहीं आते हैं और इसमें जो
फ्रेमवर्क्स में जो बनाया गया है वो रैपिड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इशूज, स्केलेबल, वॉस्ट एंड सपोर्ट वगैरह वगैरह जो इसके फीचर्स हैं जेंगो फ्रेमवर्क के, तो उसके हिसाब से ये लूजली कवर्ड आ जाता है। एमबीटी का मतलब यही है कि इसमें फ्रेमवर्क्स के फॉर्म में होता है। तो फ्रेमवर्क्स का मतलब क्या है कि फ्रेमवर्क्स आपका वर्क बहुत फ्रेमवर्क्स में आपका ऑटो क्रिएटेड, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही होती हैं सिस्टम बनाने में, तो आप उन सब के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया आपने। अब वो जो फ्रेमवर्क बना दिया आपने, तो फ्रेमवर्क क्या करेगा? अब फ्रेमवर्क में पहले से ही स्टोर है कि ये प्रॉब्लम्स आनी कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। जैसे वेब डेवलपमेंट में सिक्योरिटी इशूज का आना है, और भी जैसे स्पीड इशू आनी है तो रैपिड डेवलपमेंट हो जाता है, और भी है ऐसे काफी सारे आते हैं, तो उसको पहले से ही बनाया है। इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा एमबीसी में कि हमको सिक्योरिटी इशूज कैसे कैसे नहीं है उनको देखना पड़ेगा, इसमें नहीं देखना पड़ेगा आपको, वही है ना सेम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। मॉडिफिकेशन आर डिफिकल्ट। एमबीसी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो फ्रेमवर्क्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं यानी एमबीटी वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन बहुत इजी होता है। मॉडिफिकेशन आर इजी। ओके, 6 देखते हैं क्या, सूटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एप्लीकेशन बट नॉट फॉर स्मॉल एप्लीकेशन। एमबीसी में जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए डेवलपमेंट करना इजीली होता है, लेकिन जब हम बात करें स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए तो वो थोड़ा शूट नहीं करता है इसमें एमबीसी में, राइट। इसलिए दोनों में ही बहुत अच्छा वर्क करता है। एमबीटी जो पैटर्न है, फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क के फॉर्म में क्या है, सूटेबल बहुत स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन, यानी इससे आप चाहे स्मॉल बनाए या लार्ज बनाए इसका इफेक्ट एक ही रहना है। ओके, ये दोनों के लिए सूटेबल है। फ्लो इज क्लियरली डिफाइंड दस इजी टू अंडरस्टैंड। इसका फ्लो क्या है, क्लियरली डिफाइंड है। इसको इजी टू अंडरस्टैंड भी बोलते हैं कि ये इसमें जैसे एमबीसी में क्या होता है, 1 बाय 1 फ्लो भी बहुत अच्छा होता है इसका, मतलब आप एक एक करके सारी चीजों को समझ सकते हैं और इजीली समझ पाते हैं ना। और एमबीटी में भी वही है, फ्लो इज समटाइम्स हार्डर, थोड़ा सा हार्डर भी है टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू एमबीसी। एमबीसी तो थोड़ा हार्डर रहता है, लेकिन होता बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा हार्डर रहता है एमबीसी से एज कंपेरिजन टू एमबीसी। ओके, 8 देखते हैं। इट डजंट इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ यूआरएल्स। एमबीसी में क्या है, जो यूआरएल की मैपिंग है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, लेकिन इसमें यूआरएल पैटर्न मैपिंग टेक्स प्लेस, है ना। एक्चुअली जेंगो क्या एमबीसी प्लस एमबीटी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, राइट। तो उसमें एमबीसी के भी फीचर्स है, एमबीटी के भी फीचर्स है। एमबीसी क्या वर्क करता है वो आप समझ चुके हैं, एमबीटी क्या वर्क करता है वो भी आप समझ चुके हैं, तो दोनों को मिला करके वो अपनी एप्लीकेशंस को हैंडल करता है, राइट। एग्जाम्पल जैसे इसमें ASP.NET है, एमबीसी स्प्रिंग है, एमबीसी यानी ASP.NET जो लैंग्वेज है अपनी ASP.NET, यानी सी हैज लैंग्वेज है, ASP.NET है, .NET लैंग्वेज जो भी है वो इसके एमबीसी के एग्जांपल्स हैं। और जेंगो क्या है, एमबीटी पैटर्न पर, जेंगो यूजेस एमबीटी पैटर्न, राइट। एमबीसी पैटर्न क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा इजीएस्ट भी है, बट एमबीसी में कोड एक स्केलेबल टाइप में होता है कि साफ साफ समझ में आ रहा होता है कैसे क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कोड क्यों क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्या इंपोर्ट करो लाइब्रेरी और उसको यूज करो डायरेक्टली। जेंगो फ्रेमवर्क है तो एमबीटी पैटर्न पर, क्योंकि एमबीटी का मतलब ही फ्रेमवर्क है, इसमें एमबीसी में फ्रेमवर्क नहीं होते हैं, एमबीटी में फ्रेमवर्क होते हैं, तो फ्रेमवर्क यानी जेंगो का फ्रेमवर्क बनाई है। वैसे इनमें भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जावा में, सी हैज में, और उसमें भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, बट इसका जो जेंगो का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब डेवलपिंग के लिए, तो इसलिए हम जेंगो को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज HTML। HTML क्या है, HTML वेब डिजाइन करने के लिए एक वेब पेज को डिजाइन करती है HTML, राइट। सिंपल वेब पेज के लिए आप .html कर दीजिए, आपकी फाइल बन जाएगी। .html से आप किसी भी नाम से सेव कर दीजिए, आपका ब्लैंक पेज वेब पेज पर ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो HTML क्या है, HTML इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
HTML किसका एक्रोनिम है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है which is used to creating web pages and web applications. वेब एप्लीकेशंस और वेब पेजेस को यूज करने क्रिएट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसके एक एक वर्ड का क्या क्या मीन्स है। जैसे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है। ओके, नाउ हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट रिटन इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं उनको ही हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि A text has a link within it, यानी कोई भी लिंक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ओके, whenever you click on a link which brings you to a new page, जैसे आपने किसी लिंक पर क्लिक किया और आप न्यू पेज पर गए तो उस न्यू पेज में जो भी टेक्स्ट एंटर्ड है उनको टेक्स्ट को ही हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। यू हैव क्लिक्ड ऑन अ हाइपर टेक्स्ट, यानी आपने किस पर क्लिक किया है? हाइपर टेक्स्ट पे, यानी जो भी लिंक लिखी हुई है वो लिंक भी आपकी हाइपर टेक्स्ट है। उसके अंदर जो डेटा है वो तो है ही टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जो भी डेटा है वो तो है ही, पर लिंक भी तो आपकी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी गई है तो उसे भी हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। ओके, हाइपर टेक्स्ट इज द वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर, यानी HTML डॉक्यूमेंट्स में हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक वे है दो या दो से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस को कनेक्ट करने का। ओके, एक दूसरे से आपस में कनेक्शन लाने के लिए HTML का यूज किया जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट का यूज किया जाता है। अभी ML का वर्क नहीं होता है, अभी हाइपर टेक्स्ट का वर्क होता है। अब बात करते हैं ML का वर्क क्या है, यानी मार्कअप लैंग्वेज का। अभी HT का पता चला, अब ML का बात करते हैं। तो ML क्या है? द मार्कअप लैंग्वेज इज द कंप्यूटर लैंग्वेज that is used to apply layout and formatting, okay, conventions to a text document, conventions to a text document। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज किस लिए होता है? एक लेआउट फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए, लेआउट के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस के लिए, लेआउट के लिए। जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको फॉर्मेटिंग कन्वेंशन करना है और एक लेआउट अप्लाई, लेआउट से अप्लाई करने है। जैसे आपको हेडिंग टैग अलग बनाना है, पैराग्राफ टैग अलग बनाना है, फॉर्म टैग बनाना है, या एक ऊपर से फॉर्म पेज जो खुल के आता है वो बनाना है, तो ये सब मतलब मार्कअप से होता है ना। ओके, मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। मोर इंटरेक्टिव और डायनामिक होना चाहिए। जैसे एक पेज खुला, आपने कोई वेबसाइट खोली, जैसे आप लिंक्डइन ही खोलते हो तो उसमें पहले साइन इन पेज आता है, साइन इन करोगे तो उसके अंदर फिर एक और पेज आएगा, तो उसमें आपकी प्रोफाइल खुलेगी जब आप साइन इन करेंगे। तो अब साइन इन में प्रोफाइल खोली तो उसमें भी काफी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे होम है और मैसेज वाला बॉक्स आता है, नोटिफिकेशन बॉक्स आता है, और भी काफी सारे बॉक्सेस आते हैं ना। तो उसी तरीके से तो वो एक टेबल फॉर्मेट हो गया है ना। तो ये सब क्या डायनेमिक फॉर्मेट है कि आपने पहले साइन इन किया फिर प्रोफाइल में गए। अब प्रोफाइल में तो क्या आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, उनमें से आप कोई एक चूज करेंगे तो वो खुल जाएगा, उसमें से फिर चूज करेंगे तो वो एक ही पेज पे तो वही सब खुल रहे हैं। तो वही उसी को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बोलते हैं कि आप बार बार कहीं से भी कहीं भी जा रहे हैं, या होम पेज पे खोला और वहीं ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको नोटिफिकेशन पे जाना है तो नोटिफिकेशन में क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन से फिर होम पेज पे क्लिक कर दोगे, मैसेज पे क्लिक कर दोगे, तो वो सारे ऑप्शंस तो आपको वहीं सब जगह दिख ही रहे हैं ना, आपको कहीं भी आप क्लिक करें। दिस इज अ डायनामिक फॉर्मेट। ओके, इंटरैक्टिव और डायनामिक फॉर्मेट। आगे बात करते हैं, इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, टेबल्स और लिंक्स। टेबल्स, इमेज और लिंक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे टेबल में आपने एक ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन दे दिया, एक रो बनाया जिसमें आपसे ऑप्शन ही ऑप्शन दे दिए कि होम खोलना है कि ये खोलना है वो खोलना है, और उनमें ही आपने, और नीचे आपका होम खुल के आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ओके, अब आपने इधर ये जो और ऑप्शंस दिए उसके अंदर आपका नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन है तो उसमें नोटिफिकेशंस खुलने चाहिए, तो उसके लिए आप अलग से कोड लिखेंगे जिसमें आपका मैसेज खुलना चाहिए मैसेज बॉक्स से, तो मैसेज के लिए अलग देंगे। फेसबुक में आपका मैसेज का भी रहता है, इसमें भी मैसेज का रहता है, तो ऐसे हिसाब से होते हैं। ओके, नाउ तो HTML का मतलब यही है कि HT का मतलब ये है हाइपर टेक्स्ट, यानी कि दो या दो से अधिक वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करना, किसी भी वेब पेज को क्रिएट करना है तो भी आप
HT यानी हाइपर टेक्स्ट का यूज करेंगे, यानी उस पेज तक पहुंचने के लिए हाइपर टेक्स्ट का यूज किया जाता है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है किसी भी चीज का लेआउट बनाना, फॉर्मेटिंग करना उस चीज को, उसे हम कहते हैं लेआउट। जैसे इमेज फॉर्म कहाँ लगाना है, इमेज को कहाँ रखना है, टेबल कहाँ लगानी है, लेबलिंग कहाँ करनी है, पैराग्राफ टैग कहाँ देना है, टैग कहाँ देना है, ये सब मार्कअप का वर्क होता है। ओके, अब बात करते हैं CSS की। CSS क्या होता है? CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay, Cascading Style Sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look, formatting of a document written in markup language. CSS का फुल फॉर्म है Cascading Style Sheet. Okay, इसे स्टाइल शीट क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टाइल शीट लैंग्वेज है, क्यों है ये? क्योंकि इसका यूज किस लिए होता है? डिस्क्राइब द लुक और फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द मार्कअप लैंग्वेज। उसमें तो आपने वो बनाया कि ये इमेज का लगानी है, टेबल का लगाना है, पैराग्राफ टेक वगैरह ये सब, पर उन सबको दिखाना कैसे है, वो सब स्टाइल शीट का वर्क होता है। जैसे पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ को आप कलर कौन सा देना है, तो वो कलर आप जो देंगे वो आप उसमें टेक्स्ट का कलर क्या देना है, फिर बैकग्राउंड कलर क्या देना है, तो ये सब आपका स्टाइल शीट से होता है ना। तो डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। जो भी डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन मार्कअप लैंग्वेजेस को लुक और फॉर्मेटिंग देने के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज किया जाता है। ओके, आगे, इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर टू HTML। इसमें HTML के कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे डिजाइन देना है कि हमको इटालिक फॉर्म में लिखना है उस टेक्स्ट को, या हमको उस पैराग्राफ को किस फॉर्मेट में दिखाना है, उस हेडिंग को किस फॉर्मेट में दिखाना है, उस हेडिंग का क्या स्टाइल होना चाहिए, तो वो स्टाइल देने के लिए हम उसको, वेब पेज को स्टाइल देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, इट इज जनरली यूज्ड विद HTML। इसका HTML के साथ में जनरली यूज होता है टू चेंज द स्टाइल ऑफ द वेब पेज, वेब पेज की स्टाइल को चेंज करने के लिए एंड यूजर इंटरफेसेस के लिए। ओके, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स। इसका यूज हम XML डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं, यानी HTML है, XML यानी मार्कअप लैंग्वेजेस कोई सी भी हो उन सब में कर सकते हैं। और भी हैं जैसे SVG है, XUL है, इनमें भी आप कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। CSS is used along with HTML, JavaScript in most website create user interfaces for web applications and user interfaces for many mobile applications। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जब बनाए जाते हैं तो उसमें CSS का यूज होता ही होता है, और प्लस HTML और JavaScript का भी यूज होता है। ओके, नाउ JavaScript की बात करते हैं। JavaScript होता क्या है? JavaScript is a lightweight object-oriented programming language. JavaScript lightweight object-oriented programming language है ना? Which is used by several websites for scripting the web pages. वेब पेजेस की स्क्रिप्टिंग करने के लिए काफी सारी वेबसाइट्स में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप ग्रेट लर्निंग यूज करते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि किस तरह से वो फॉर्मेट लगा देते हैं अपने हेडिंग टैग में या अपने पैराग्राफ टेक्स्ट में वगैरह में। उनका कुछ इटैलिक सा होता है, कुछ अलग से बॉक्स क्रिएट होता है, उसमें अलग से टेक्स्ट लिखा होता है या कुछ, तो वो हिसाब से है ना, तो वो भी है। इट इज एन इंटरप्रेटेड फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that enables dynamic interactively on websites when applied to the HTML document। जब भी HTML डॉक्यूमेंट में इसको अप्लाइड कराया जाता है तो डायनेमिक इंटरेक्टिविटी बन जाती है, इसमें इंटरेक्टिविटी को एनेबल कर देता है। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1995 फॉर एडिंग प्रोग्राम्स टू द वेब पेजेस इन द नेक्स्ट एस्केप नेविगेटर ब्राउजर। नेक्स्ट एस्केप नेविगेटर ब्राउजर जो था उसमें वेब पेजेस के साथ में और भी अदर प्रोग्राम्स को इंक्लूड कराने के लिए 1995 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ओके, सिंस देन इट हैज बीन एडॉप्टेड बाय ऑल अदर ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। फिर इसको धीरे धीरे और अदर ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो भी थे उनमें भी इसको यूज करने लगे।
With JavaScript, users can build modern web applications to interact directly without रीलोडिंग द पेज एवरी टाइम आपको पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। इससे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपको बहुत इजीली से आपका कोड तो बन ही जाता है, बट बार बार हम जो रीलोडिंग वर्क करते हैं ना, तो वो रीलोडिंग नहीं करना पड़ेगा। आपने जैसे कोडिंग में कुछ चेंज किया तो आपके में जावास्क्रिप्ट में की हेल्प से अपने आप ही कोड में चेंज होगा, तो आप जब भी उसको रन करेंगे तो आपका जो रनिंग पेज है वो ऑटो ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसमें आपको रीलोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ओके, द ट्रेडिशनल वेबसाइट यूजेस JS to provide several forms of interactivity and simplicity. Okay, जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स होती हैं वो ज्यादातर इंटरेक्टिविटी और सिंप्लिसिटी वगैरह जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही प्रोवाइड कराती हैं। ओके, although JavaScript has no connectivity with Java programming language. जावास्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही अलग अलग हैं। ओके, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। द नेम वॉज सजेस्टेड एंड प्रोवाइडेड in the times when Java was gaining popularity in the market. Okay, जो नेम सजेस्टेड किया गया था इसको क्यों किया गया था, तो जावा क्या है, गेमिंग पॉपुलैरिटी थी मार्केट में, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाली थी, इसलिए इसका नाम जावास्क्रिप्ट दे दिया। ओके, जिससे इसका भी यूज ज्यादा हो। इन एडिशन टू वेब ब्राउजर, जब वेब ब्राउजर को एडिशन यानी जोड़ने के लिए डेटाबेस सच एज CouchDB एंड MongoDB uses JavaScript. CouchDB और MongoDB में सबसे ज्यादा JavaScript को यूज किया जाता है। CouchDB MongoDB किस लिए होता है, डेटाबेस को जोड़ने के लिए, है ना। तो एज दे आर स्क्रिप्टिंग और क्वेरी लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में जो CouchDB और MongoDB जो है वो डेटाबेसेस के लिए होते हैं। DB का मतलब डेटाबेसेस। ओके, तो उस डेटाबेस को अपने प्रोग्राम्स में या वेब पेज में कनेक्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, नाउ बात करते हैं फ्रंट एंड पार्ट और बैक एंड पार्ट क्या होते हैं। अपन जब भी वेब पेज बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड पार्ट और दूसरा होता है बैक एंड पार्ट। तो पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है और देन बात करेंगे बैक एंड पार्ट क्या होता है। फिर हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि फ्रंट एंड vs बैक एंड क्या है। ओके, नाउ बात करते हैं फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है। The front end of a website is everything the user either uses or interact with when the website and visit the website. Okay, वेबसाइट पर जब कोई विजिट करता है या फिर जब भी आप विजिट करेंगे या कोई भी विजिट करेगा तो उसको जो सी हो रहा है यानी जो वो देख रहा है, जो सब कुछ वो वेबसाइट के ऊपर देख रहा है, वो सब आपका फ्रंट एंड का पार्ट है ना। If you have opened an app to check the weather or scroll through today heading on a website, you have interacted with the front end. यानी जब भी आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं और उसमें आप ने जैसे वेदर ऐप भी है ओपन की, अब वेदर में आपने वेदर देखना है तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे कि इसमें एयर की कंडीशन क्या है। आपको एयर कंडीशन देखनी है तो एयर कंडीशन क्या, आपको एयर की पूरी नॉलेज बताएगा कि एयर इतनी स्पीड से चल रही है, इतने किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और आपको पानी का देखना है तो वाटर लेवल क्या है और कितनी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, क्या टेम्परेचर है, ये सब आप जिसमें देखते हैं तो आपको टेम्परेचर, एयर और वाटर दिखा रहा है, लेकिन ये सब दिखा कैसे रहा है, ये सब होगा बैक एंड पार्ट, लेकिन जो दिख रहा है वो सब आपका फ्रंट एंड पार्ट है। ओके, Put simply, the front end is a combination of two different elements. Front end क्या, combination of two different element का combinations है। The graphic design, the look and the user interface, the feel. And user interface जो feel कर रहा है, graphic design जो यानी जो दिख रहा है वो सब, और जो आप feel कर रहे हो वो सब, मतलब आपको क्या शो करना है वो और जो दिख रहा है वो, ये हो गया फ्रंट एंड पार्ट। ओके, इन दो एलिमेंट से बनकर के फ्रंट एंड पार्ट बनता है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला करके। ईच ऑफ दीज इज क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली, इसको हम इंडिपेंडेंटली बनाए जाते हैं ये, विद मोस्ट ऑफ टेक्निकल वर्क गोइंग टू द यूजर इंटरफेस यूजिंग वेब लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। यानी जो फ्रंट एंड पार्ट है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के द्वारा बनाया जाता है। ओके,
तो फ्रंट एंड पार्ट का आपको क्या समझ आया कि फ्रंट एंड पार्ट यानी कि आपको जो दिख रहा है वेबसाइट पर वो सब फ्रंट एंड पार्ट है। जैसे आपने वेदर ऐप खोली तो वेदर ऐप में आपको टाइम दिख रहा है, एरर दिख रही है, ओ सॉरी एयर दिख रही है, आपको टेम्परेचर दिख रहा है, आपको पानी का वाटर लेवल दिख रहा है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या कितने तक होगी, कितने mm होगी, ये सब आपको दिख रहा है। तो उस हिसाब से आपको जो सब दिख रहा है और आप जो देखना चाहते हैं वो सब आपको दिखाया जा रहा है, तो वही आपका फ्रंट एंड पार्ट हो गया। और वो लिखा किसमें जाता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो कोड आपका लिखा जाता है वो आपको दिखाने के लिए। लेकिन आगे बात करते हैं बैक एंड पार्ट क्या है। बैक एंड पार्ट क्या है? द बैक एंड आल्सो कॉल्ड सर्वर साइड। बैक एंड को हम क्या कहेंगे? सर्वर साइड। सर्वर आपको शो कैसे कराएगा? सर्वर को क्या पता, आपने ये सब कोड तो लिख लिया, लेकिन अब ये कोड सर्वर पर भी तो पहुंचाना पड़ेगा। फ्रंट एंड में तो आपने कोड लिख लिया, लेकिन अब वो कोड सर्वर पर भी तो पहुंचाना पड़ेगा, तो वो हो गया बैक एंड पार्ट। ओके, इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द फ्रंट एंड एंड is made up of part of pieces of software regular user can't see। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने कोड तो लिख लिया, लेकिन आप वो कोड जो यूजर्स तक कैसे भेजोगे? कि कौन सा यूजर आपके कोड को एक्सेस कर पाएगा? विदाउट बैक एंड पार्ट, विदाउट सर्वर पार्ट। तो सर्वर पार्ट आपका पूरा बैक एंड में लिखा जाता है, और जो फ्रंट एंड में जो लिखा जाता है वो आप सबको शो कराने वाला होता है। लेकिन आपको शो कराने के लिए सबसे पहले आपको बैक एंड पार्ट भी आना चाहिए। ओके, तभी तो आप सर्वर पर पहुंचा पाएंगे और सर्वर आपका यूजर्स पर पहुंचा पाएगा। ओके, तो द बैकएंड इज बेसिकली अ वेबसाइट्स ब्रेन। ब्रेन होता है वेबसाइट का। ओके, कि किस तरह से हमको किस किस यूजर्स को ये दिखाना है, तो उसके लिए इसे हम ब्रेन कहेंगे कि हमें सामने वाले को क्या चीज परोसनी है। ओके, राइट। The backend includes the server that provides data whenever requested, the database where that data is organized, and the application that deliver the information। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बैकएंड पार्ट है वो क्या है? सर्वर है। सर्वर पार्ट मान के चलिए। ओके, तो सर्वर क्या करेगा? पहले डेटा लेगा। सर्वर क्या करता है? डेटा को प्रोवाइड कराता है। तो डेटा प्रोवाइड कराने के पहले उस डेटा की रिक्वेस्ट तो लेगा। अब जब रिक्वेस्ट आई कि आपको कोई बताना है, जैसे HTML होता क्या है, इसके ऊपर कोई वेबसाइट आप उसने पूछ लिया गूगल पे कि व्हाट इज HTML या व्हाट इज फ्रंट एंड पार्ट। तो फ्रंट एंड पार्ट, व्हाट इज फ्रंट एंड पार्ट क्या है? एक रिक्वेस्ट आई उसके पास, है ना, सर्वर के पास। अब वो सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करेगा, सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या डेटा ऑर्गेनाइज्ड है व्हाट इज फ्रंट एंड पार्ट के ऊपर। अगर है तो वो उस डेटा को, व्हाट इज फ्रंट एंड पार्ट के डेटा को डिलीवर कर देगा, इंफॉर्मेशन को दे देगा लोगों तक, है ना, पहुंचा देगा। तो सर्वर के डेटाबेस में अपने वेब पेज को, अपनी वेब एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को स्टोर कराना ही बैकएंड पार्ट होता है। ओके, चलिए बात करते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड में डिफरेंस क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट focuses on the graphical aspects of a website or apps। वेब और एप्स का जो ग्राफिकल एस्पेक्ट है उस पर फोकस करता है फ्रंट एंड पार्ट। ओके, आका द क्लाइंट और यूजर साइड पर भी वर्क करता है। और जो बैकएंड डेवलपमेंट कंसंट्रेट, बैकएंड डेवलपमेंट जो है वो सर्वर साइड से कंसंट्रेट करता है, और ये क्या है? वेबसाइट और ऐप से अक्का क्लाइंट और यूजर साइड, यानी क्लाइंट और यूजर साइड के बीच, यानी क्लाइंट साइड और यूजर साइड इन दोनों पर फोकस करता है फ्रंट एंड पार्ट की। क्लाइंट साइड पे क्या दिखाना है, यूजर साइड पे क्या दिखाना है, क्लाइंट साइड की क्या रिक्वेस्ट है, यूजर साइड की क्या रिक्वेस्ट, ठीक है। और बैकएंड डेवलपमेंट क्या करता है? कंसंट्रेट विद द सर्वर साइड, उसी सर्वर साइड से कंसंट्रेट करता है, यानी कि जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उस क्लाइंट के आधार पर वर्क करेगा, और जिस भी यूजर से रिक्वेस्ट आई है उसके आधार पर वर्क करके यूजर को रिजल्ट देगा और क्लाइंट को भी रिजल्ट देगा।
तो क्लाइंट साइड प्लस यूजर साइड। ओके, समझो ये फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? क्लाइंट साइड यूजर साइड पे वर्क करता है, वो सर्वर साइड पे वर्क करता है। क्लाइंट और यूजर साइड की जो रिक्वेस्टेस होती हैं उनके आधार पर बैक एंड पार्ट वर्क करता है। ओके, टुगेदर व्हेन डेवलपर डायनामिक वेबसाइट्स दैट लेट्स यूजर मेक्स परचेजेस, यूजर क्या करता है? परचेज करता है उसी हिसाब से। जैसे डायनेमिक वेबसाइट्स को ज्यादातर यूजर्स देखना चाहते हैं और परचेज करना चाहते हैं, तो डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है? क्लाइंट और सर्वर दोनों पर वर्क करनी चाहिए। ओके, यूज कॉन्टेक्ट फॉर्म्स एंड एंगेज इन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स आर फेसबुक, नेटफ्लिक्स और पेपल। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या वर्क करता है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या वर्क करता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लाइंट और यूजर साइड पे वर्क करता है और बैक एंड डेवलपमेंट अपना सर्वर साइड पे वर्क करता है। ओके, ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर यूजर्स जो हैं वो डायनेमिक वेबसाइट की डिमांड करते हैं, इसलिए डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ही यही है जो क्लाइंट और सर्वर दोनों पर वर्क करे। ओके, जो कि कॉन्टेक्ट करे फॉर्म्स एंड एंगेज इन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स, और जैसे डायनेमिक वेबसाइट कौन कौन सी हैं? फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है और पेपल है। ओके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड आल्सो यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दोनों ही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करती हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, और वाइल बैक एंड डेवलपर यूज करते हैं वर्क विद पाइथन है, रूबी है, PHP है, C++ है, नोड.js है, जावास्क्रिप्ट है। ओके, नाउ backend and front-end developer also use different frameworks. बैकएंड और फ्रंट एंड डेवलपर्स दोनों ही अलग अलग फ्रेमवर्क्स का भी यूज करते हैं। जैसे उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग थी, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज फ्रंट एंड कर रहा था और बैकएंड किसका कर रहा था? पाइथन, रूबी, PHP, C++ और नोड.js, जावास्क्रिप्ट का। ओके, ऐसे ही फ्रंट एंड किसका यूज करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर कौन से फ्रेमवर्क्स का यूज करेगा? कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज करेगा? Angular.js, React.js, jQuery, Sass, है ना। और जो बैकएंड है वो कौन कौन सी करेगा? विद एक्सप्रेस, जेंगो, रेल्स, स्प्रिंग्स, लारावेल, जिसमें हम बात करने वाले जेंगो के ऊपर। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आप सभी लोगों ने क्या क्या देखा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज आप सभी लोगों ने देखा व्हाट इज वर्क्स, कॉजेज ऑफ वर्क्स, what is front end part, what is back end part, front end vs back end part, what is HTML, what is CSS, what is JavaScript। इनमें से आपको कौन से क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर इनमें से आपको कोई भी अगर बेस्ट आंसर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे हम हाजिर होते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपको जेंगो का एक और थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा। ये हमने फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो बनाया था, उसके ऊपर हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर हमने उसके ऊपर सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बनने थे उसके ऊपर हमने सेकंड वीडियो बनाया, और उसी का हम उसमें जो क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चंस रेज हुए उनमें मैंने ये थर्ड पार्ट बनाया। अब हम बनाएंगे, अब हमारा सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट बनेगा थ्योरेटिकल पार्ट का, उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर बनेगा। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक्सीएस इंजीनियरिंग।